गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इकोलॉजी पढ़ रहे हैं। आज का हमारा जो विषय है वो है लॉज ऑफ लिमिटिंग फैक्टर या सीमाकारी कारकों का सिद्धांत। देखिए, हमने जो वातावरणीय कारकों का हम एनवायरमेंटल फैक्टर की बात कर रहे हैं या इकोलॉजिकल फैक्टर है, जो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को, रिप्रोडक्शन को, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करती है। ये जो कारक होते हैं ये मात्रा में कम हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, या इनकी प्रेजेंस या अब्सेंस होती है। इसकी वजह से ये ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ, उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, उनका डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करते हैं। जैसे हम बात करते हैं एग्जाम्पल के रूप में कि एक डेजर्ट इकोसिस्टम है जहाँ पर कम ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ऑर्गेनिज्म की जो जीवों की डेंसिटी होती है वो काफ़ी कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर कुछ लिमिटिंग फैक्टर होते हैं। लो रेनफॉल होती है, बरसात है वो कम होती है, एंड वहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है। तो ये कंडीशन क्या है, उनके लिए सर्वाइवल के लिए उपयुक्त नहीं है, वातावरणीय परिस्थितियाँ उपयुक्त नहीं है। इस वजह से डेजर्ट इकोसिस्टम के अंदर जो ऑर्गेनिज्म का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो काफ़ी लिमिटिंग में रहता है, कम मात्रा में देखने को अपने को जीवों की जो ग्रोथ होती है वो मिलती है। और यदि कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस है, एक्टिविटी है, वो एक से ज़्यादा कारकों से प्रभावित होती है तो उसमें रेट ऑफ जो रिएक्शन होती है वो अलग अलग कारकों से उसी प्रकार से प्रभावित होगी, और जो मिनिमम अमाउंट में उपलब्ध होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करता है। तो इन सीमाकारी कारकों के लिए जो 3 नियम हैं इकोलॉजी में हम पढ़ते हैं। सबसे पहला नियम है लिबिंग का नियम, लिबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम या लिबिग का न्यूनता का सिद्धांत। देखिए, सबसे पहले इस संबंध में, वातावरणीय कारकों के संबंध में किस प्रकार से ये प्रभावित करते हैं जीवों की ग्रोथ को, इस संबंध में लिबिग ने 1840 में अपना एक नियम दिया था जिसे उन्होंने न्यूनता का सिद्धांत कहा था। इस नियम ने उन्होंने बताया था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होती है, किसी भी जीव की जो वृद्धि है या ग्रोथ है वो उस कारक से प्रभावित होती है, कारक या खनिज या न्यूट्रिएंट से प्रभावित होती है जो सबसे कम मात्रा में उपलब्ध हो। तो इसे उन्होंने लॉ ऑफ मिनिमम का नियम दिया कि किसी भी जीव की जो वृद्धि है या प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो उस कारक से निर्धारित होगी, उस खनिज पदार्थ से निर्धारित होगी जो सबसे कम मात्रा में उपलब्ध होता है। तो उस किसी भी क्षेत्र में यदि हम प्लांट्स की ग्रोथ की बात करते हैं तो उसमें जमीन में उपस्थित खनिज पदार्थों में वो खनिज पदार्थ प्लांट की ग्रोथ को लिमिटिंग करते हैं जो कम मात्रा में उपलब्ध है, जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है। इनकी कमी से प्लांट्स की ग्रोथ में कमी आती है। केवल इनकी मात्रा बढ़ाने से ही प्लांट्स की ग्रोथ में वृद्धि हो जाती है। इसी से संबंधित दूसरा नियम है ब्लैकमैन का सीमाकारी कारकों का सिद्धांत। ब्लैकमैन है, उन्होंने भी जो लिबिग का जो नियम था, न्यूनता का सिद्धांत था, इसी नियम को उन्होंने थोड़ा मॉडिफाई किया था। इन्होंने 1905 में अपना ये नियम दिया था और ये प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है उसका ये अध्ययन कर रहे थे। देखिए, इसके अनुसार इन्होंने क्या कहा, इसके अनुसार किसी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस की रेट है या दर है वो उस सीमाकारी कारक से निर्धारित होती है।
सीमाकारी मात्रा में उपलब्ध कारक से निर्धारित होती है। उन्होंने ये बताया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो सीमाकारी या लिमिटिंग मात्रा में जो फैक्टर्स उपलब्ध है वो उस रेट को कंट्रोल करने का कार्य करता है। और यदि उस लिमिटिंग फैक्टर की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है, कोई भी रिएक्शन है यदि वो 3-4 कारकों से प्रभावित होती है, तो यदि सीमाकारी कारक की मात्रा को बढ़ा देंगे तो फिर दूसरा जो कारक होता है वो लिमिटिंग फैक्टर के रूप में कार्य करने लगेगा। देखिए, इन्होंने पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है उसका ये अध्ययन कर रहे थे। और जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया विधि है वो 4-5 कारकों से निर्धारित होती है, जैसे CO2 की मात्रा है, टेम्परेचर है, वाटर है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स है, लाइट इंटेंसिटी है। इसके आधार पर ये निर्धारित होती है जो फोटोसिंथेसिस की क्रियाविधि है। इसका जब ये अध्ययन कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि जो प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो CO2 कंसंट्रेशन से निर्धारित होती है। एक स्तर तक उन्होंने CO2 की कंसंट्रेशन को देखा, वृद्धि हो रही है ग्रोथ में, और उसके बाद में उसमें सेचुरेशन आ जाता है, उसके बाद में उसमें ज़्यादा वृद्धि नहीं होती है। तो इन्होंने देखा कि शुरू में CO2 है वो एज ए लिमिटिंग फैक्टर के रूप में कार्य करती है, लेकिन एक स्तर के बाद में कोई दूसरा कारक होता है जो लिमिटिंग फैक्टर के रूप में कार्य करने लगता है। उन्होंने CO2 के सेचुरेशन आने के बाद में उसमें लाइट इंटेंसिटी को जब उन्होंने बढ़ाया तो लाइट इंटेंसिटी बढ़ाने से फिर उसमें प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो बढ़ जाती है, और एक समय के बाद में फिर ये उसमें सेचुरेशन आ जाता है कि लाइट इंटेंसिटी भी एक समय के बाद में वो रेट ऑफ रिएक्शन को नहीं बढ़ा पाती है, क्योंकि जो रिएक्शन होती है वो अपने चरम पे पहुंच जाती है, या कोई दूसरा कारक होता है जो लिमिटिंग फैक्टर के रूप में कार्य करता है। तो ब्लैकमैन है, उन्होंने मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर जो ग्रोथ रेट होती है, रेट ऑफ रिएक्शन होती है, उसको उन्होंने बताया कि किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन में कोई दूसरा जो कारक होता है वो सीमाकारी मात्रा के रूप में कार्य करता है। तीसरा नियम है सेल्फोर्ड का रेंज ऑफ टॉलरेंस का नियम। जो थर्ड नियम है इससे लिमिटिंग फैक्टर से जुड़ा हुआ, सेल्फोर्ड्स रेंज ऑफ टॉलरेंस या सहनशीलता का सिद्धांत। देखिए, सेल्फोर्ड है, इन्होंने 1913 में अपना जो नियम है वो दिया था। इन्होंने ये बताया था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जीव है, वो जो वातावरणीय कारक होते हैं उनमें न तो उनकी जो मिनिमम अमाउंट है और मैक्सिमम अमाउंट है, दोनों ही वो उनके लिए किसी जीव की वृद्धि के लिए हानिकारक हो सकती है। इसके लिए उन्होंने एक रेंज दी थी कि किसी भी वातावरणीय कारक या फैक्टर के लिए एक रेंज होती है टॉलरेंस की, उस रेंज में ही जीव है वो वृद्धि कर सकता है। इन्होंने क्या बताया कि कोई भी कारक है वो मिनिमम व मैक्सिमम दोनों ही परिस्थितियों में हानिकारक हो सकता है, जीव की वृद्धि को वो प्रभावित कर सकता है। इसके लिए उन्होंने बताया था कि एक रेंज ऑफ टॉलरेंस होती है जिसमें जीव है उस कारक में अपनी मैक्सिमम ऑप्टिमम ग्रोथ करता है, उसे हम रेंज ऑफ टॉलरेंस बोलते हैं। ठीक है, किसी भी कारक की ये इतनी रेंज ऑफ टॉलरेंस है, इस रेंज में ही जीव है वो अपनी ऑप्टिमम ग्रोथ करेगा, और एक कंसंट्रेशन, जिस कंसंट्रेशन पर जीवों की अधिकतम संख्या होती है वो उसकी ऑप्टिमम रेंज होती है।
जहाँ पर मैक्सिमम ग्रोथ होती है वो उसकी ऑप्टिमम रेंज है। यहाँ पे यदि ये मिनिमम अमाउंट में है तो भी जीव के लिए हार्मफुल है, और ये मैक्सिमम अमाउंट में है तो भी ये जीव के लिए हार्मफुल होता है। इन रेंज को बोलते हैं रेंज ऑफ इनटॉलरेंस। मिनिमम अमाउंट है, रेंज ऑफ इनटॉलरेंस है, क्योंकि इस मात्रा में जीव है वो वृद्धि नहीं कर पाएगा, और यदि मैक्सिमम होती है तो भी वो आगे वृद्धि नहीं कर पाएगा। ये भी रेंज ऑफ इनटॉलरेंस होती है। तो इन्होंने सहनशीलता का नियम दिया था, सिद्धांत दिया था, जिसके अनुसार किसी भी कारक के लिए एक रेंज ऑफ टॉलरेंस होती है जीवों के लिए। जिस इकोलॉजी में जो रेंज ऑफ टॉलरेंस है, इस रेंज ऑफ टॉलरेंस को इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड या इकोलॉजिकल आयाम कहेंगे। किसी भी जीव के लिए यदि ये इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड की जो वाइड रेंज होती है, अधिक रेंज होती है, तो उस समय जीव है वो, उसकी पृथ्वी पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वितरण होता है, वो ज्यादा होता है। यदि वाइड रेंज होगी तो उसका पृथ्वी पर डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण है वो ज्यादा होगा। यदि ये रेंज ऑफ टॉलरेंस है ये कम होती है, छोटी होती है, स्मॉल परास होती है, तो उस कंडीशन में जीव होते हैं एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, जहां पर उसे ये परिस्थितियां मिलेगी वहीं पर ये सर्वाइव कर पाते हैं। इसी कारण जीव के यदि इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, उसका पृथ्वी पर वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उतना ही ज़्यादा मिलेगा। जो जीव हम देखते हैं किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में ही मिलते हैं, उनके लिए इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड उनका बहुत ही कम होता है। तो इस तरह से हमने जो लॉज ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के 3 नियम देखे हैं। पहला नियम लिबिंग का न्यूनता का नियम, दूसरा नियम ब्लैकमैन का सीमाकारी कारकों का सिद्धांत, और तीसरा सेल्फोर्ड की सहनशीलता का सिद्धांत। थैंक यू।